हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है पॉलिटी की, जिसमें हम अपने भाग 3 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मूल अधिकार को डिटेल्ड वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको सारे मूल अधिकार के बारे में मैंने पढ़ाया, उसको पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा भाग शुरू होने वाला है भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ओके, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो मूल अधिकार में पढ़ा था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और अपनी साहित्य का अधिकार, और उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो कि फिनिश कर दिया गया है। फिर मार्शल लॉ लग जाता है तो किस तरीके के अधिकार को किया जाता है, जब सैन्य का अधिकार आ जाता है तो किस तरीके के का मतलब अधिकारों का उपयोग किया जाता है। फिर हमने देखा कि आर्टिकल 35 संसद मूल अधिकारों को और प्रभावी और शक्तिशाली तो बना सकती है, पर उन्हें फिनिश नहीं कर सकती। ये सब हम पढ़ चुके हैं, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि नागरिकों के कौन से अधिकार हैं और व्यक्तियों के कौन से अधिकार हैं। नागरिक वो जो अपने देश के वासी हैं, वो नागरिक, और जो बाहर के लोग हैं वो हमारे लिए व्यक्ति हैं। ठीक है, तो नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 ये नागरिकों को 5 अधिकार स्पेशली मिले हुए हैं, ये व्यक्तियों को नहीं मिले हैं। बाकी 12 से लेकर 35 तक जितने अधिकार हैं वो व्यक्तियों के पास भी हैं और नागरिक के पास भी हैं। ओके, इतना तक आपको सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आज जो हमारा भाग है भाग 4। भाग 4 में हम क्या पढ़ेंगे, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि राज्य जो भी नीति बनाएंगे, राज्य मतलब जो आपने आर्टिकल 12 में पढ़ा था, राज्य वो जो अपने कानून, वह संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो अपने कानून, अपने नियम खुद बनाए, उसी को राज्य कहते हैं। ठीक है, तो वो राज्य जो भी कानून और नियम बनाएंगे तो वो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को ध्यान में रखते हुए ही अपने कानून और नियम बनाएंगे। ठीक है, तो उनके इंस्ट्रक्शन के लिए ये डीपीएसपी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया है कि सरकार या राज्य जो भी इंस्टीट्यूशन अपने कानून और नियम बनाएंगे, कोई भी विधि विधान बनाएंगे, तो वो इसको ध्यान में रखते हुए ही बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। मूल अधिकार का जो रक्षक था वो सुप्रीम कोर्ट था। जैसे हमारे मूल अधिकार को हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। आर्टिकल 32 हमें पहुंचा देता है संवैधानिक उपचारों के थ्रू कि हम कोई भी रिट और मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे अधिकारों को किसी तरीके से रक्षा करता है, वो सारे मूल अधिकार के थे। ठीक है, मूल अधिकार में हमने पढ़ लिया। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये व्यक्तियों के, नागरिकों के लिए नहीं है, ना व्यक्तियों के लिए ना नागरिकों के लिए, ये है राज्यों के लिए। हमें जो मिलना था वो मिल गया। भाग 3 पूरा कंप्लीट नागरिकों के लिए है, पूरा नागरिकों को जो मिलना था उन्हीं भाग 3 में मिल चुका। अब बात जो आती है, जितने भी आर्टिकल हैं, अब उन आर्टिकलों में जो बात पढ़ेंगे हम, वो राष्ट्रपति क्या कर रहा है, राज्यपाल क्या कर रहा है, राज्य क्या कर रहे हैं, ठीक है, सरकार क्या कर रही है, संसद क्या कर रही है, इसके बारे में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। तो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो ना कि राज्यों को, मतलब राज्यों को दिए गए हैं, ना कि नागरिकों को। ओके, ये राज्यों के लिए, मतलब राज्य पे क्या है, राज्य पे ये प्रेशर ग्रुप के प्रेशर है, समझ लो। राज्य कोई भी काम करेंगे तो इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ये राज्य के लिए क्या है, मूल अधिकार क्या थे, हमारे लिए पॉजिटिव थे, और ये राज्य के लिए नेगेटिव है। ठीक है, आई बात समझ में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से 51 तक है, क्योंकि आर्टिकल 35 तक तो मूल अधिकार थे, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम शॉर्टकट में डीपीएसपी भी कहते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, अब बात आती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाने से पहले क्या क्या बात हुई थी। तो जो हमारे BN राव थे, उन्होंने कहा था कि जो मूल अधिकार 3rd नंबर पे आता है भाग 3 में, भाग 2 में ही मूल अधिकार से पहले
हमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन में, उनका ये कहना था। उन्होंने कहा था कि सेकंड कैटेगरी में रखने को बोला था उन्होंने, कि मूल अधिकार से पहले राज्य की नीति निर्देशक तत्व को रखो, उसके बाद मूल अधिकार को रखो, ये कहा था वी.एन. राव ने, ठीक है। उसके बाद के.टी. शाह ने इसको एक ऐसा चेक बनाया था कि जो बैंक अपनी सुविधा के अनुसार उसे मतलब भुगतान करने के लिए भुगतान जारी करेगी। जब उसके पास होगा, बैंक के पास एक ऐसा चेक है, जब उसके पास सुविधा होगी तभी उस चेक को क्या करेगी, उस चेक का भुगतान करेगी वो अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है। और दूसरी बात, तीसरे थे बी.आर. अम्बेडकर। उन्होंने कहा था कि ये बहुत लोक कल्याणकारी हैं, इससे लोगों का देश का लोक कल्याण होगा अच्छे से, और इसको हम निर्देश देते हैं, इसमें निर्देश जो दिए गए हैं वो सारे लोक कल्याण के लिए ही हैं, और इसके थ्रू देश का लोक कल्याण होगा, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ तक ये समझ में। अब कहाँ से शुरू होते हैं हमारे आर्टिकल 36 से ही हमारे नीति निर्देशक तत्व शुरू होते हैं। तो पढ़ लेते हैं आर्टिकल 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 सेम वही डेफिनेशन देता है जो कि आर्टिकल 12 देता था। अनुच्छेद 12 में जो डेफिनेशन थी स्टेट के बारे में, कि स्टेट किस किस तरीके से, मतलब स्टेट जो भी इंस्टीट्यूशन है जो अपने कानून अपने नियम अपने आप से बनाते हैं, वो स्टेट के बारे में जानकारी किसमें है, आर्टिकल 36 में, ठीक है। अब यहाँ आगे आते हैं अनुच्छेद 37। आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, वाद योग नहीं है। मतलब न्यायालय में इनके खिलाफ जाके हम अपील नहीं कर सकते कि मान लो किसी भी तरीके का निर्देशक तत्वों का हनन होता है, गवर्नमेंट पे इम्पोज्ड नहीं है ना। गवर्नमेंट से ये कहा गया है कि मतलब राज्यों से ये कहा गया है कि आप इनको ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, पर अगर नहीं बनाते हैं तो जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करें कि हमारे खिलाफ हमारे निर्देशक तत्वों का हनन हो रहा है। इसीलिए कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, वाद विवाद करने योग्य नहीं है, और ये परिवर्तनीय है, किसी तरीके का इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें परिवर्तनीय वाद योग्य नहीं, ठीक है, किसी भी तरीके के वाद विवाद योग्य नहीं है, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तनीय है। ओके, आई बात समझ में। इसमें राज्यों के बारे में बताया गया आर्टिकल 36 में कौन कौन से राज्य हैं, राज्य किसे कहते हैं, इसके बारे में जो डिटेल दी गई है वो आर्टिकल 36 और 37 कहता है कि ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और ये वाद विवाद योग्य नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी। 37 के बाद आता है आपका 38 आर्टिकल, अनुच्छेद 38। ये क्या कहता है? तो आर्टिकल 38 क्या कहता है? आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याणकारी नीति। लोक कल्याण की बात करता है। किस तरीके का लोक कल्याण होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सभी प्रकार के लोक कल्याण की बात कौन करता है? आर्टिकल 38। ये कहता है कि संस्थाओं को समाज के आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही अपनी पॉलिसीज को इम्पोज करना है, अपनी पॉलिसीज को लागू करना है। ओके, आई बात समझ में। आर्टिकल 38 हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोक कल्याण की बात करता है। तो यही क्वेश्चन आपको आते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोक कल्याण की
जो बात कही है वो किस में कही गई, कौन से आर्टिकल में कही गई। तो आपको ये जो ट्रिकी बातें होती है ना, इसको अपने दिमाग में यही मगअप कर लेना है कि आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोक कल्याण की बात करता है। ठीक है, और आपके जब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रियम्बल में आप ये सब पढ़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोक कल्याण, उसमें न्याय की बात की गई है, उसमें न्याय की बात की गई है। ठीक है, अब क्या है, आर्टिकल 38 हो गया। आर्टिकल, मैं इसको मिटा दूं फिर बताती हूँ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है शमा एकेडमी, और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और इसको अच्छे से देखेंगे और मुझे उस पर रिव्यू देंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आखिरकार कहाँ क्वालिटी कम मिल रही है, कहाँ ठीक ठाक है, और क्या लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें स्टूडेंट के साथ में। आर्टिकल 38 हो गया। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या कहता है? ये कहता है कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, महिला और पुरुषों के। महिला और पुरुष को अगर कोई एक जैसा काम कर रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे साथ में दूसरा लड़का भी अकाउंटेंट है, तो वो अगर उसको उसी पोस्ट के लिए उसको जितनी सैलरी मिल रही है, उसी पोस्ट पे मैं हूँ, तो मुझे भी उसी के इक्वल सैलरी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी बात कौन करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है आर्टिकल 39, महिला और पुरुषों की समान कार्य के लिए समान वेतन। किसको? महिला और पुरुष, महिला और पुरुष को। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अब क्या है कि अब इसी में एक आर्टिकल और जोड़ा गया, वो आर्टिकल था 39 का अनुच्छेद 39 का ये जोड़ा गया। इसमें कहा क्या 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 है कि आप इसमें जो कानूनी सहायता है, निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई। ठीक है, आर्टिकल 39 का काम है निःशुल्क कानूनी सहायता। इसमें कहा गया कि अगर मान लो कोई गरीब है और उसको वकील करने का पैसा नहीं है, वकील जानते हो कि वकीलों के पास भागना, उनकी फीस, उनका ये सब करना हर किसी के बस की बात नहीं है, इतने महंगे होते हैं। छोटे छोटे केस के लिए आप कभी पारिवारिक ये फैमिली कोर्ट में जाके देख लो, मतलब मैं तो गई, मेरे को तो जैसे लगता है घबराहट होती है, यहाँ से भाग लो। वकील आपको ऐसे लगेगा कि मक्खियों की तरह भिनभिना रहे वहाँ पर, हर कोई लूटने ही बैठा है आपको, छोटे छोटे काम के लिए आपको पैसा फेंकना है। ठीक है, तो गरीब क्या होते हैं, बड़े बड़े जुल्म सह के रुक जाते हैं, वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाते। वजह यही है कि उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता है। एक तो पैसा नहीं होता है, दूसरी नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 39 का किया कहता है कि गवर्नमेंट अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, एक कॉल आ रही है, बार बार डिस्टर्ब हो रहा है बीच में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, तो क्या होगी, सरकार आपको आपके केस के अकॉर्डिंग आपको क्या कि वकील हायर करके देगी। वो भी सरकारी वकील आपके लिए काम करेंगे, फ्री में काम करेंगे। आपके पास कोई पैसे अगर नहीं है जुगाड़, तो वो आपके लिए फ्री में काम करेंगे। हालांकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो लोग पैसा मिलेगा जिसको, वो अच्छे काम करता है, जाहिर सी बात है वो मेहनत करेगा। सरकारी वकील को सैलरी मिल रही है तो क्या ही मेहनत करेगा। और गरीब की कौन सुनता है? गरीबों को किसी तरीके के मूल अधिकार का हनन हो जाता है, हो जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। शिक्षा का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, लेकिन आजकल तुम देख लो जंतर मंतर पे जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है शिक्षा को लेके, कोई इस पर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं।
कोई उसके लिए ये नहीं कह रहा, सब बच्चों को गलत बता रहे हैं जेन ज़ी को कि ये लोग अपना तमाशा करने जा रहे हैं, अपना वीडियो बनाने जा रहे हैं, अपना ये करने जा रहे हैं, पर उनकी जो दर्द है वो तकलीफ़ है, बहुत से लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि हमारी एज तो निकलती है ना। एक बार पेपर लीक हो गया, एक एज का क्राइटेरिया होता है कि इतनी एज तक आपको ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम इतनी एज तक आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप बार बार अगर किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो और फिर वो, एक तो होता है कि आप मेहनत करने के बाद फेल हो गए, एक होता है ज़बरदस्ती का लीक कर दिया पेपर को, तो आपकी वो पूरी साल की मेहनत ख़राब हो जाती है और उसके बाद जब दोबारा से आप वही चीज़ को पढ़ते हैं तो वो मोटिवेशन, वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मेरे साथ भी वही है, आप जो स्टूडेंट हैं पढ़ने वाले उनके साथ भी वही होता होगा, ठीक है। तो वही बात है कि गरीबों के हक मार दिए जाते हैं, गरीबों के बहुत से उनके हक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल पाते हैं। सिर्फ वजह वो है कि वो गरीब हैं और उनके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है। और गरीबों के लिए कोई नहीं लड़ता, जो लड़ता है उसका हाल यही होता है सोनम वांगचुक जैसा जो उनका हो रहा है, ठीक है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं, लोग इतने ज़्यादा भ्रमित हो चुके हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, देश के हित में क्या है, देश के अहित में क्या है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है एकदम। आज क्योंकि सबकी ज़िंदगी बड़ी आसान चल रही है, घरों में आपके पास सुविधाएं हो गई हैं इतनी ज़्यादा कि घर में बैठ के ही आप सब कुछ कर सकते हो, तो क्या ज़रूरत है किसी का सपोर्ट करने की। घर में बैठ के हम गाली दे ही सकते हैं दूसरे को, तो भाई दे रहे हैं लोग। खैर, मुझे बच्चों की अपनी, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे युवाओं को देख के बहुत तकलीफ़ होती है और एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको देख के बहुत तकलीफ़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे तो बात होनी चाहिए अच्छे से, और जो भी उसका निचोड़ है, जो भी उसका बात का रिज़ल्ट है वो ज़रूर सामने आना चाहिए कि आखिरकार क्या करना चाहिए, जो पेपर लीक की जो धांधली है वो रुक सके, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे आर्टिकल 39 का निःशुल्क कानूनी सहायता। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ यूटिलाइजेशन करेंगे उस चीज़ का तो आपको बड़ा प्रैक्टिकल एक नॉलेज हो जाती है कि अगर मान लो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि सरकारी वकील किसी की तरफ वकील नहीं है उसका, तो फिल्मों में भी देखा होगा कि सरकारी वकील आता है कि मैं इनका केस लड़ूंगा, क्यों, सरकार उनको प्रोवाइड कराती है वकील और वो उसकी तरफ से केस लड़ते हैं, तो उसी को वो फ्री निःशुल्क सहायता होती है। वो क्या कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। लेकिन ये आपको, अगर आपको कोई वकील नहीं मिलता है, मान लो सरकार आपको सहायता नहीं प्रोवाइड करा पाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, ठीक है। अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप मदद मांग सकते हैं, आप आवेदन दे सकते हैं इस बात को लेके, लेकिन आप उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ओके। तो ये हो गया आर्टिकल 39। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, जो आर्टिकल अनुच्छेद 40। ये किसकी बात करता है, ये पंचायत की बात करता है। ये वही पंचायत की बात करता है जो जैसे जिसके समर्थन में हमारे गांधी जी थे कि जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनमें पंचायत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, उन्होंने रीज़न दिया था कि पंचायत क्यों होनी चाहिए, क्योंकि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच बहस हो गई कि जब हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये सब बना ही रहे हैं तो फिर हमें पंचायत की क्या ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा ना कि गरीब इंसान हमेशा झुक के ही रहता है, जिसके सामने देखो वो झुक के ही रहता है। उसे तो अमीर के घर जाने में भी इतना संकोच, इतनी झिझक होती है कि वो अंदर बिना पूछे एंट्री नहीं कर सकता। तो ऑफिसर या IAS PCS या फिर ये विधायक मंत्री, इनके घर जाने के लिए तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं सोच पाता है। गरीब इंसान, गांव का इंसान ये सब नहीं सोच पाता है, ठीक है। एक का दुक्का की कोई मिसाल नहीं है, लेकिन और नॉर्मल लोग, यानी कि वो तो छोड़ो, हम लोग नहीं सोच पाते कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे जाएंगे। तो गांधी जी को ये चीज़ बहुत, मतलब उनको लग रहा था कि जब गरीब की, उन्होंने गरीब क्या, उन्होंने इतना ज़्यादा भ्रमण किया था हिंदुस्तान के अंदर, तो उनको उनको ये चीज़ें देखने को मिली कि गरीब किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीता है ना। गरीब हमेशा झुका ही रहता है अमीरों के सामने, अपने आप को कमतर नापता रहता है हमेशा कि मैं कम हूँ इनसे, मैं कम हूँ, सर जी, बाबू जी, यही करके उनके सामने झुका रहता है। तो जब वो मंत्रियों के सामने कैसे जा पाएगा, वो विधायकों के सामने कैसे जाएगा, तो उन्हीं के लेवल की, उन्हीं के स्तर को लेकर एक पंचायत बनाई जाए जिसमें मुखिया हो, मुखिया उनकी बात को सुने। देखते थे गांव में प्रधान होता है, उसके सर पे चढ़े रहते हैं लोग, गांव वाले, ये वो ऐसा वैसा, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, क्योंकि वो उनके लेवल का होता है, उनके गांव का, उनका अपना इंसान होता है, तो वो उससे अपनी बात को आराम से कह लेते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए पंचायत का क्या किया गया है। अब उन्होंने कहा कि बी आर अम्बेडकर इसके खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी इसके समर्थन में थे। फिर बीच में आया राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि उठा के इसको आर्टिकल 40 नीति निर्देशक तत्व में डाल दो। जिस राज्य का मन करेगा वो लगाएगा अपने यहाँ ग्राम पंचायत, और जिसका मन नहीं करेगा वो ना चलाए अपने यहाँ पंचायत। बहुत से ऐसे राज्य जहाँ पंचायत व्यवस्था नहीं है अभी भी। तो ये इसीलिए इसको नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया कि आपका मूल अधिकार नहीं है, जो राज्य चाहेगा वो इसे इम्पोज करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं इम्पोज करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या गया है, पंचायतों के बारे में, पंचायत आर्टिकल 40। ठीक है, तो आज आर्टिकल 40 तक पढ़ते हैं, क्योंकि हमने आर्टिकल 36 से शुरू किया। 36 में राज्यों के बारे में है कि राज्य कौन कौन से राज्य, इंस्टीट्यूशन, किस किस इंस्टीट्यूशन को राज्य कहते हैं, उसकी डेफिनेशन है। आर्टिकल 37 में ये कहा गया है कि ये वाद योग्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में ये प्रवर्तनीय नहीं है, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने जैसे मूलाधिकारों के अगेंस्ट में जैसे कोई उल्लंघन कर रहा है तो जा सकते थे सुप्रीम कोर्ट। आप नीति निर्देशक तत्व के साथ में ऐसा नहीं कर सकते। ये राज्यों को मिले हुए हैं, राज्य इनके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़ में काम करेगा, जो पॉलिसीज़ बनाएगा इनको ध्यान में रखते हुए बनाएगा, ना कि ये नागरिकों को है। नागरिक इनके खिलाफ कभी भी राज्य मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और सुप्रीम कोर्ट चले भी गए तो वो देखते ही पता डीपीएसपी है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला ही नहीं करेगा, आपकी जो अपील होगी उसको भी खारिज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें ये बात कही गई आर्टिकल 36 में। 37 में 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई है कि लोक कल्याणकारी मतलब जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तरीके से लोगों का कल्याण हो, उस तरीके से कानून बनाए जाए, उस तरीके से राज्य को अपने कानून बनाते समय ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण हो लोगों का। ठीक है, फिर आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। महिला और पुरुष दोनों को, महिला और पुरुष जो एक ही जैसे समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन की, अब हालांकि अब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलता है महिला और पुरुषों को, कुछ कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं है। तो फिर आर्टिकल 39 का आ गया, में क्या कहा है कि निःशुल्क विधि सहायता आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपके पास कोई वकील नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप सरकार से अपील कर सकते हैं कि हमारे लिए एक वकील का इंतज़ाम करें। हम वकील हायर करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट या कोर्ट, न्यायालय करना चाहेगा तो आपके लिए एक वकील प्रोवाइड करा देगा जो कि आपका केस लड़ेगा। ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता आपको मिल जाएगी। फिर आर्टिकल 40 में आ गए। आर्टिकल 40 में हुआ कि पंचायतों का जिक्र हुआ। गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच मतभेद हुआ। वो क्या चाहते थे, अम्बेडकर साहब की पंचायतों की व्यवस्था ना की जाए, गांधी जी चाहते थे पंचायत हो, क्योंकि उनका भी कंसर्न था कि जाहिर सी बात है गांव के लोग अमीरों से इस तरीके से नहीं घुल मिल पाते हैं, उनसे अपनी बात क्या कह पाएंगे, तो उनके लिए उनके स्तर का ही कोई व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो अपने काम आराम से करवा सकें और कर सकें, बोल सकें। तो उसके लिए पंचायत की व्यवस्था की गई। ये राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायत व्यवस्था आई थी। ठीक है, पहली पंचायत राजस्थान के नागौर में बनी थी। तो आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे के 41 से हम शुरू करेंगे 51 तक, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी क्लास आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मेरी क्लास को लोगों के साथ शेयर करें। और कोई भी कमी है, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी आपको। और हो सकेगा तो मैं अगर कुछ निगेटिव या कुछ ख़राब लग रहा है मेरी पढ़ाने की, उसमें कुछ छूट जा रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये चीज़ छूटी है, आपने ये चीज़ ये नहीं बताई, तो मैं उसको और ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और बारिश का मज़ा लीजिए। थैंक यू सो मच।